नमस्कार मित्रांनो, सर्वांना सप्रेम जय महाराष्ट्र। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे महाराष्ट्र स्पीक्स चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। आजचा हा एपिसोड आपण आपल्या सर्व भाषिक लोकांसाठी हिंदी भाषेमध्ये करण्याचा प्रयत्न करत आहे। मला वाटतो आपल्याला हा एपिसोड देखील आवडेल आपल्याला। चला पुन्हा शुरुआत करूया। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का ये एपिसोड हिंदी भाषा में इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में या हमारे विचारों के बारे में मालूम हो। हमारा जो मूल उद्देश्य था इस चैनल को शुरू करने का वो ये था कि आज देश और समाज में करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट में आज क्या दिक्कत है, हम लोग कहाँ खड़े हैं। हमारे देश में एक बहुमत से चुनी हुई सरकार होने के बावजूद भी हम लोग आज सभी लोग दुखी हैं। सभी लोगों के पास कहने को कुछ ना कुछ है और हम लोगों ने जो सोचा था हमारा वो काम होता हुआ अभी तक तो दिख नहीं रहा है। तो जिस तरह से आप लोग सभी कभी भक्त हुआ करते थे, मैं भी ये बहुत बड़ा भक्त था, मगर जैसे जैसे मैंने परिस्थितियों को देखा, जैसे जैसे चीज़ों को समझता चला गया, वैसे वैसे मुझे ध्यान में आया कि जो कुछ भी चल रहा है ये बहुत ही भयंकर है। इसे लोगों तक के पास लेके जाने की ज़रूरत है। अगर लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई और कुछ और देर होने के बाद में अगर ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आती है तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा और शायद हमारे पास में इसके बाद में कुछ भी हाथ में ना हो। तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही सारे लोगों के वो सुनते हुए, बहुत सारे लोगों के जब हम लोग बातें सुनते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि जिस तरह से आज राजनीतिक पार्टियों को कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा है उनका खुद का जो विचार है उसके बारे में लोगों तक पहुंचने में, उसी तरह से उद्योगपतियों के साथ में भी हुआ। जो भी उद्योगपति उद्योग करना चाहते थे उनको एक तय की हुई पॉलिसी के तहत ही काम करना पड़ा। और हम लोग ये देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, दो ही उद्योगपति इस देश में है और हमारे दो के ऊपर सारा काम चल रहा है। तो लोग ऐसे ही नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण ज़रूर है। तो कारण तो आप सभी लोगों को मालूम है, अन्यथा आपके पास में अगर बैंक में 2000 रुपये थे या आपकी परिस्थिति 2000 रुपये की थी तो अचानक आपकी परिस्थिति 2 लाख रुपए की तो हुई नहीं, ना मेरी हुई, तो ये अन्य किसी व्यक्ति की कैसे हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये ढूंढ रहे थे कि नहीं, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है कि हम लोग सोचते थे कि भ्रष्टाचार कम होगा, कुछ अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, हमारे समाज में सुधार होगा और कहीं ना कहीं इससे समाज में एक नई दिशा मिलेगी। भ्रष्टाचारियों के ऊपर कुछ तो भी पाबंदियां लगेंगी, कुछ निर्बंध लगेंगे, कुछ तो भी उनके पास डर का माहौल होगा, मगर ऐसा होते हुए तो दिखता नहीं है। इसके उलट जो भी भ्रष्टाचारी थे सारे भ्रष्टाचारियों को पवित्र कर दिया गया है। तो इन सबको गंगा में स्नान करते पवित्र होते देख मेरे मन में इच्छा जगी कि आपको भी बताया जाए कि भाई अगर आप भी भ्रष्टाचारी हो तो आप भी इस तरीके से पवित्र हो सकते हो। ये तो हो गई एक भ्रष्टाचार की बात। दूसरी बात ऐसी है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा, हम लोग आज पूरे संसार में देखा जाए तो हिंदू समाज या सनातन धर्म जो है वो भारत, नेपाल, ये ऐसे गिने चुने 1 2 4 देशों में ही सीमित है। और हम लोगों ने सोचा कि ये सरकार आएगी तो इससे हम लोगों का कुछ और हम लोग जो खुद को एक तरीके से असुरक्षित पाते हैं, हमारी सुरक्षा बढ़ेगी, हम लोगों के भविष्य के लिए कुछ काम होगा, हम लोग कैसे इस देश में लंबे समय तक सुरक्षित रह पाए, इस पे कुछ काम होगा, मगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं है। हम लोग बहुत सारे चैनलों पे जाते हैं तो हमें ऐसा कहा गया कि भाई सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें थी
वो इस सरकार ने लागू कर दी है। और इतने सारे कार्यक्रम जो चल रहे हैं सारे शांति प्रिय लोगों के लिए चल रहे हैं, मगर हम लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम चलते हुए तो दिखता नहीं है जिसमें हमारी सुरक्षा निश्चित की जाए। सीए का कानून बना, लेकिन कानून नोटिफाई न होने की वजह से वो कागज़ पर ही धरा रह गया। उसी तरह का हाल एनआरसी का है। बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ में कहा गया था कि एनआरसी तो होकर रहेगा, मगर ऐसा कुछ होते हुए दिख तो नहीं रहा है अभी तक। शायद चुनाव आने के वक्त एक आधा कानून पास करके आपको उसका मुलम्मा चढ़ा कर भेज दिया जाए, ताकि फिर हम बहकावे में आके फिर एक बार इस सरकार को चुन दें। मगर अब ऐसा लगता है कि इस तरह की गलती हम लोग करेंगे, ऐसा तो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से समान नागरिक कायदा हो, लोक संख्या नियंत्रण बिल हो, ये सारे बिल जो है अभी फ़िलहाल ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। इनमें से कोई भी बिल आता हुआ फ़िलहाल हम लोगों को तो दिख रहा नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों के पास में विकल्प क्या है? रोज़गार के साधन तो करीब करीब बंद हो चुके हैं। हम लोग अपने खुद के बलबूते जो रोज़गार हम लोग के पास में है उसी के ऊपर हमारा काम चल रहा है। सरकार से तो कोई मदद मिलते हुए दिखती नहीं है। हाँ, ढेर सारी योजनाएं ज़रूर कागज़ के ऊपर दिखती हैं, और कागजी शेर के अलावा फ़िलहाल तो कोई चीज़ ऐसी होती हुई दिखती नज़र नहीं आ रही है। हाँ, इस देश में चीता ज़रूर आ रहा है, और गाय जो हमें दूध देती थी वो लंपी वायरस के कारण मौत के आगोश में जा पहुंची है। तो इस तरह की परिस्थिति आज समाज में है। ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी हम लोग सामाजिक तौर पे इस सरकार से बहुत कुछ आशा लिए हुए चल रहे थे, जो अब तो पूरी हुई होते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। हमारे पास में लोग पूछते हैं कि विकल्प क्या है। विकल्प तो हर चीज़ का मौजूद होता है। कोई भी आदमी अमर पट्टा लेकर तो आया नहीं है। हमने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं, राजीव गांधी, इंदिरा जी, जो जिनके भी बारे में कहा जाता था कि इनका कोई विकल्प नहीं है, मगर उनके जाने के बाद में भी देश चला और अच्छी तरीके से चला। तो हर एक चीज़ का विकल्प मौजूद है, सिर्फ आप लोगों को उसकी तरफ जाना है। और बहुत सारी बातें मन में आ रही है कि हमारे जो हमारा जो सनातन धर्म, सनातन समुदाय है, ये भी काफ़ी निराशामय वातावरण में है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास 4 शंकराचार्य हैं, तो उनके भी डुप्लीकेट खड़े कर दिए गए हैं। उनका आदेश मानने वाला कोई नहीं है। उनके जो भी धार्मिक अध्ययन होते हैं या जो भी धार्मिक सूचना हम लोगों को करते हैं, इस बारे में भी कोई ना कुछ बोलता है, ना कोई सोचता है। तो ऐसे धर्म का आगे भविष्य बहुत कठिन है। और अगर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग कहीं और जगह चले जाएंगे, तो हमारे पास कोई दूसरी ज़मीन भी नहीं बची हुई है। तो हम लोग को यहीं रहना है, यहीं रह के संघर्ष करना है, और संघर्ष करते हुए अपना आगे का मार्ग तलाशना है। मैं महाराष्ट्र के लिए इस चैनल की शुरुआत की थी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र की बात करता हूँ, और महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उस विषय को लेकर हमेशा चर्चा करता रहता हूँ। तो ये सारे विषय जो हैं मेरे महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र इन सारी चीज़ों से अलग नहीं है। हाल फिलहाल में भी हम यही चीज़ देख रहे हैं कि जो भी लोग महाराष्ट्र में सनातन धर्म के साथ में चलने वाले थे या सनातन धर्म को मानने वाले थे, उनका भी दबाया जा रहा है, या उन्हें भी उनकी भी आवाज़ चुप कराई जा रही है। आप ये हमेशा देखते रहोगे कि जितने हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता या हिंदुत्ववादी संगठन है, इन्हीं के ऊपर हमेशा कार्रवाई होती है। तो इसे हम लोग किस तरीके से देखेंगे, कौन से नज़रिए से इनको देखा जाए कि हिंदुत्ववादी संगठन, हिंदुत्ववादी लोग और हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता ही हमेशा दोषी है। गौरक्षक तो गुंडा हो जाता है। हिंदू समाज के जो भी साधु संत हैं ये व्याभिचारी हो जाते हैं, और बाकी सब चीज़ ऑल वेल चल रही है। इस तरीके का समाज में फ़िलहाल मैसेज है। ऐसे परिस्थिति में हमको ये लगा था कि हमने तो हिंदुत्ववादी सरकार चुन दी है, अब तो हमें किसी तरह की डर या किसी तरह का फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो हमने इस हिंदुत्ववादी सरकार को एक ठाणे जिले जैसे छोटे देश के सामने घुटने टेकते हुए देखा है।
इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमारे मन में बहुत निराशा फैल जाती है और हम ये सोचते हैं कि अब आगे हमारे जो आने वाले वक्त है उसमें हमारा भविष्य तो बहुत निराशाजनक दिख रहा है। मगर ठीक है, कुछ ना कुछ मंच सभी को मिला हुआ है, सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सारे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता, हिंदुत्ववादी संगठन और हिंदुत्ववादी चैनल अब सक्रिय हो गए हैं। इससे हम लोगों को एक नई दशा और सोचने के लिए कुछ जगह मिली हुई है। बड़े जो संगठन थे उनका तो गला दबा दिया गया है, लेकिन छोटे छोटे हिंदू संगठन जो है अभी भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो आज इस विषय को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी से इजाज़त मांगता हूँ। आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मेरे विचार अच्छे लगते हो तो मेरे विचारों पे कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा किसी नए विषय को लेकर।